अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। एक ऐसी जगह जहां ज़मीन अपने अंदर से आग और पिघला हुआ पत्थर उगलने के बजाय जहरीली गैसों के साथ साथ एक इंतहाई कीमती और हिकमत अमली के लिहाज से दुनिया की सबसे ताकतवर धात को हवा में उड़ा रही है। वो धात जो जदीद जंगी तैयारों की बॉडी से लेकर F-22 जैसी स्टेल्थ मशीनों की जिल्द तक में इस्तेमाल होती है। ये हकीकत है ईरान के सूबे इस्फहान में वाक़या एक पुरस्रार पहाड़ की। ये कोई आम पहाड़ नहीं बल्कि इसके अंदर ईरान का एक खुफिया एटमी मरकज़ है जिसे पिकैक्स माउंटेन कहा जाता है। और सवाल यह है कि आखिर इस पहाड़ में ऐसी क्या खास बात है और ट्रंप इसे बम से उड़ाने पर क्यों इसरार कर रहे हैं। इस पहाड़ की चट्टानों का रंग ऐसा है जैसे किसी ने ज़मीन की छाती को चाक करके इसकी नसों से निकलने वाला खून जमा दिया हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि जब इसराइल ने न्यूक्लियर डील के बाद ईरान पर हमले की धमकी दी थी या जब अमरीकी थिंक टैंक्स ने ईरान की फौजी तनसीबात को निशाना बनाने की तजावीज़ दी, तो इनकी फहरिस्त में सबसे ऊपर यही सुर्ख पहाड़ था। सवाल यह है कि इस पहाड़ के अंदर ऐसा क्या छुपा है जो इसे न्यूक्लियर रिएक्टर से भी ज़्यादा अहम हदफ बना देता है। आखिर वो कौन सी पुरस्रार धात है जो अमेरिका की जंगी मशीनरी को ईरान की कैद में डाल सकती है। तो आज की वीडियो में हम आपको इस पिकैक्स माउंटेन के बारे में सब कुछ बताएंगे। ये क्या है, इसकी अहमियत क्या है, क्या अमेरिका वाकई इसे तबाह कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये कि ये पिकैक्स माउंटेन, जिसे फारसी में कोहे कोलंग भी कहा जाता है, ईरान के सूबे इस्फहान में वाक़या है और ये ईरान के सबसे बड़े यूरेनियम अफजुदगी कम्प्लेक्स नतंज के बिल्कुल जनूब में वाक़या है। नतंज वो मुकाम है जिसे 2025 और 26 में अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका बमबारी का निशाना बनाया था, जिसे आप ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नाम से जानते हैं, जिसमें अमेरिका ने अपने बेहद ताकतवर बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए थे। लेकिन इसके बावजूद ये पिकैक्स माउंटेन आज तक महफूज रहा और इसलिए अब ये सब की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर पिकैक्स माउंटेन इतना अहम क्यों है। तो दोस्तों, इसकी अहमियत इसकी गहराई और भेद भरे पन में है। यह जगह कोई आम फौजी चौकी नहीं बल्कि ये एक पहाड़ के अंदर तकरीबन 100 मीटर या 328 फीट की गहराई में बनाया गया एक इंतहाई मजबूत ठिकाना है। ये गहराई इतनी ज़्यादा है कि यहाँ तक पहुँचना अमरीकी बंकर बस्टर बमों के लिए भी एक मुश्किल काम है। याद रखिए, अमेरिका के पास GBU-57 नामी एक बम है जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर या MOPP कहा जाता है, जिसका वजन तकरीबन 13,000 किलोग्राम है और यह 18 मीटर कंक्रीट या 61 मीटर ज़मीन को चीर कर अंदर धमाका कर सकता है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि पिकैक्स माउंटेन की तह तक पहुंचना और वहां मौजूद तमाम सुरंगों को तबाह करना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि इसकी गहराई और अंदरूनी साख्त के बारे में कुछ मालूम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस पहाड़ के अंदर है क्या। तो दोस्तों, यही तो सबसे बड़ा मुहम्मा है। ईरान का कहना है कि ये सैनिटरी फ्यूजेस को जमा करने और एटमी सरगर्मियों के लिए एक महफूज जगह है, लेकिन अमेरिका और इसराइल को खदशा है कि यहाँ ईरान ने अपना 60% अफजुदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा छुपा रखा है, जिसे मज़ीद अफजुदा करके एटम बम बनाया जा सकता है। याद रहे कि बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के मुताबिक जून 2025 में हमलों से पहले ईरान के पास 60% अफजुदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा तकरीबन 440 किलोग्राम था, जो कि कई एटम बमों के लिए काफ़ी है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बारहा कहा है कि अगर ईरान किसी मुआहदे पर राज़ी नहीं होता तो वो इस पहाड़ को बम से उड़ा देंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या ये मुमकिन भी है। माहिरीन का कहना है कि अगरचे अमेरिका सुरंगों के दाखिली रास्तों, वेंटिलेशन शाफ्ट्स और रसाई की सड़कों को निशाना बनाकर इस सहूलत को मफलूज कर सकता है, लेकिन इसकी बुनियादी सुरंगों को मुकम्मल तौर पर तबाह करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके लिए शायद एक के बाद एक कई बम गिराने पड़ें और फिर भी मुकम्मल तबाही की ज़मानत नहीं। यही वजह है कि इस मामले को हल करने के लिए कुछ माहिरीन ज़मीनी कार्रवाई की तजवीज़ भी देते हैं, लेकिन ईरान के अंदर गहराई में इस तरह का ऑपरेशन बेहद ख़तरनाक होगा। देखें, एक आम इंसान जब इस पहाड़ की तस्वीर देखता है तो इसे लगता है कि ये किसी आम कानकनी की जगह है जहाँ से लोहा या तांबा निकाला जा रहा होगा, लेकिन जब आप इसकी गहराई में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई आम धात नहीं है, बल्कि ये मेटलर्जी की दुनिया का ब्लैक गोल्ड है, जिसका नाम टाइटेनियम है।
اب آپ سوچیں گے کہ ٹائٹینیم تو بہت سی جگہوں سے نکلتا ہے، تو پھر اس پہاڑ کی اتنی خاص اہمیت کیوں ہے؟ اصل کہانی چھپی ہے اس کی معدنیات کی کوالٹی میں۔ ایران کا یہ کوہ کولنگ دراصل دنیا کے سب سے بڑے ایلوویل ٹائٹینیم ڈپازٹس میں سے ایک ہے۔ یہ ایلوویل ڈپازٹ کیا ہوتا ہے؟ آسان الفاظ میں سمجھیں تو جب لاکھوں سالوں تک پانی کی لہریں اور موسمیاتی تبدیلیاں کسی چٹان کو گھسا گھسا کر اس کے ذرات کو ایک جگہ جمع کر دیتی ہیں تو وہ خالص ترین شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے سونے کی ریت کو پانی سے دھویا جاتا ہے تو وہ الگ ہو جاتی ہے۔ اس پہاڑ میں موجود ایلیمنائٹ اور روٹائل کی ریت کا معیار اتنا بلند ہے کہ اس سے ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ نکالنے کا خرچہ باقی دنیا کے مقابلے میں بہت کم آتا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک معدنی خزانہ نہیں ہے، یہ پہاڑ دراصل ایران کی عسکری خود مختاری کی علامت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹائٹینیم کو اتنا اہم کون سی چیز بناتی ہے؟ جب کوئی لڑاکا طیارہ آواز کی رفتار سے 3 گنا زیادہ پرواز کرتا ہے تو اس کی جلد رگڑ سے سرخ ہو جاتی ہے۔ عام ایلومینیم یا سٹیل وہاں پگھل کر بہہ جائے گا، لیکن ٹائٹینیم کھڑا رہے گا۔ اس لیے F-22 ریپٹر جیسی 5ویں جنریشن کے اسٹیلتھ طیاروں میں اس کا استعمال جان سے زیادہ ضروری ہے۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ امریکہ کے پاس ٹائٹینیم بنانے کی صلاحیت تو ہے، لیکن اس کے پاس خام مال کی کمی ہے۔ وہ اپنی ضروریات کا 90% سے زیادہ ٹائٹینیم بیرون ملک سے درآمد کرتا تھا، اور اندازہ لگائیے کہ اس کا سب سے بڑا اور قابل بھروسہ سپلائر کون تھا؟ روس۔ لیکن جب یوکرین جنگ شروع ہوئی اور امریکہ نے روس پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں تو روس نے جواب میں ٹائٹینیم کی برآمدات پر عملی طور پر پابندی لگا دی۔ اب یہاں امریکہ کی دفاعی صنعت میں بھونچال آ گیا۔ بوئنگ اور لاک ہیڈ مارٹن جیسی کمپنیوں کے طیاروں کی پروڈکشن لائن سست پڑنے لگی۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایران کے ہاتھ میں ایک ایسا کارڈ آتا ہے جو پوری مغربی دفاعی انڈسٹری کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اب ذرا اسرائیل کی حالیہ جنگی حکمت عملی پر نظر ڈالتے ہیں۔ پچھلے سال اپریل کے مہینے میں جب دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کے بعد ایران نے آپریشن ٹرو پرامس کے ذریعے براہ راست اسرائیل پر ڈرون اور میزائل داغے تو اسرائیل نے جوابی کارروائی کی دھمکی دی۔ اسرائیل کی جنگی کابینہ میں اس بات پر شدید بحث ہوئی کہ ایران کی کس انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے جو نیوکلیئر پروگرام کے علاوہ ایران کی طویل مدتی طاقت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے۔ ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ اصفہان کے اس ٹائٹینیم پلانٹ کو نشانہ بنانے کی تجویز بھی زیر غور آئی، کیونکہ یہ پلانٹ ایران کی اپنی میزائل اور دفاعی صنعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ایران اپنی ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کے ایئر فریمز میں تیزی سے ایلومینیم کی جگہ ٹائٹینیم کا استعمال کر رہا ہے۔ اگر شاہد 136 ڈرون کا ڈھانچہ دیکھا جائے تو وہ کمپوزٹ اور ٹائٹینیم کے امتزاج سے بنا ہوتا ہے، جو اسے ریڈار پر پکڑ میں آنے سے بچاتا ہے اور اس کی برداشت کو بڑھاتا ہے۔ اسرائیل کی اس سوچ کے پیچھے ایک خوف بھی تھا کہ اگر اس پہاڑ کی مکمل صلاحیت کو کام میں لایا گیا تو ایران اپنی دفاعی مصنوعات کی برآمدات میں ایک سپر پاور بن کر ابھرے گا۔ چلیے اب اس پہاڑ کے بارے میں وہ ڈیٹا دیتا ہوں جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ کوہ کولنگ کے ذخائر کا تخمینہ 400 ملین ٹن سے زیادہ لگایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں دنیا کا تیسرا یا چوتھا سب سے بڑا ٹائٹینیم وینیڈیم ہے، لیکن ایران نے اس وسیع خزانے کو پوری طرح نکالنا ابھی شروع ہی نہیں کیا تھا۔ سالوں کی پابندیوں نے ایران کو اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ اسپنج ٹائٹینیم بنانے کا جدید پلانٹ لگا سکے، لیکن جہاں مغربی دنیا نے دروازے بند کیے وہیں چین اور روس نے اس خلا کو پر کیا۔ حالیہ برسوں میں ایران نے روسی ٹیکنالوجی کی مدد سے اس پہاڑ کے دامن میں ایک جدید ترین سمیلٹنگ کمپلیکس قائم کیا۔ ایران کا یہاں تک پہنچنا یہ ثابت کرتا ہے کہ میٹلرجیکل انجینئرنگ میں اس کی مہارت کس بلند مقام پر پہنچ چکی ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس پہاڑ کا نام پک ایکس ماؤنٹین کیوں پڑا؟ اس کی وجہ بڑی دلچسپ ہے۔ جب سیٹلائٹ سے اس پہاڑ کی تصویریں کھینچی گئیں یا جب کوئی اسے دور سے دیکھتا ہے تو اس کی کٹائی کی وجہ سے اس کی شکل بالکل ایک گینتی کی طرح دکھائی دیتی ہے جو زمین میں گاڑی ہوئی ہو۔ لیکن یہ گینتی کوئی عام کان کنی کا اوزار نہیں ہے، بلکہ یہ وہ گینتی ہے جس سے ایران عالمی طاقت کے توازن کو کھود رہا ہے۔ یہ منظر اتنا طاقتور ہے کہ جب بھی مغربی میڈیا اس پر رپورٹ کرتا ہے تو وہ اسے ایران کا ٹائٹینیم ماؤنٹین کہہ کر اس کی اہمیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ پہاڑ ایران کے اس جذبے کی علامت ہے کہ پابندیوں کے باوجود اس نے اپنی معیشت اور دفاع کو گھٹنے ٹیکنے نہیں دیا۔
अब दोस्तों देखते हैं कि इस पूरी सूरत हाल का असर क्या हो सकता है। एक तो ये कि अमेरिका और इजराइल की जानिब से पहले ही ईरान के एटमी मराकज़ को बमबारी का निशाना बनाया जा चुका है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकियां दी हैं और कहा है कि अगर इसके एटमी मराकज़ पर हमला हुआ तो वो खलीज फारस में तेल की तरसील रोक देगा और अमरीकी मफादात को निशाना बनाएगा। ऐसी सूरत में पूरी दुनिया की मईशत को शदीद खतरा लाहक हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात, इस हमले का मतलब होगा कि जौहरी मुज़ाकरात का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद हो जाना और ईरान को अपना एटम बम बनाने के सिवा कोई चारा ना रहेगा, जिससे मशरिक़ वुस्ता में एक नई और भयानक जंग छिड़ सकती है। एक और दिलचस्प पहलू जिस पर शाज़ो नादर ही बात होती है वो ये है कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि सिविलियन इस्तेमाल में भी उतना ही कीमती है। यह दुनिया में सफ़ेदी का बादशाह है। आपकी दीवारों पर लगने वाला पेंट, आपका टूथपेस्ट, प्लास्टिक के बर्तन और यहाँ तक कि सनस्क्रीन लोशन भी इसी टाइटेनियम डाइऑक्साइड से बनता है। मतलब ये कि ईरान के पास सिर्फ टैंक और तैयारे बनाने का सामान नहीं बल्कि वो चीज़ है जिसके बगैर दुनिया की रोज़मर्रा ज़िंदगी अधूरी है। ये मुआशी तनों ईरान को तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव से बचाने की ताकत रखता है। आखिर में दोस्तों, पिकैक्स माउंटेन की कहानी सिर्फ एक पहाड़ और इसके अंदर मौजूद खुफिया सुरंगों की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की सलामती, एटमी अदम फैलाव और बड़ी ताकतों के दरमियान कशीदगी का एक मज़हर है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आया ट्रंप वाकई इस हमले का हुक्म देते हैं और अगर देते हैं तो इसके क्या नताइज बरामद होते हैं। क्या आपको लगता है कि अमेरिका को पिकैक्स माउंटेन पर हमला करना चाहिए या इस मसले को सफारती तरीके से हल किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।